बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा और आप लोगों का जो चैप्टर है उसका नाम है इनहेरिटेंस। लेकिन ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर भी आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो क्रोमोसोम एंड डीएनए वाला, वो आपके ज़हन में होना चाहिए। तब जाके आप लोगों को इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में, और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो इंशाल्लाह सही तरीके से फिर क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने आपके साथ एक बात शेयर की हुई थी कि हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आमतौर पे कोई एक इक्वेशन या कोटेशन ज़रूर लिखवाता हूँ, फिर मैं उसके बेस पे उस चैप्टर को फिर ख़त्म भी कर लेता हूँ। इस तरह के क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर के लिए हमारा और आप लोगों का एक इक्वेशन था जिसका नाम था क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस प्रोटीन्स। तो हम और आप लोगों ने उस इक्वेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बातों को हम और आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, और उन्हीं के बेस पे हमारे चैप्टर में बहुत ज़्यादा मसाइल जो थे वो फिर ख़त्म भी हुए थे। इसी तरह से ये जो चैप्टर है इनहेरिटेंस, इसके लिए एक कोटेशन हम आमतौर पे लिखवाते हैं, और वो कोटेशन ये है, ए केट प्रोड्यूसेस ए केट, नेवर ए रेट और ए बेट। मतलब ए केट प्रोड्यूसेस ए केट, नेवर ए रेट और ए बेट। अगर आप लोग इस इक्वेशन, अगर आप लोग इस कोटेशन को देख लें तो ये हमें दो अल्फाज की हम और आप लोगों को अक्कासी कराता है, यानी हम और आप लोगों को दो अल्फाज समझा रहा है। ए केट प्रोड्यूसेस ए केट, इसमें कोई शक नहीं है केट ही को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सिमिलरिटी की बात हो रही है, यानी ए केट प्रोड्यूसेस ए केट, ये कोई सिमिलरिटी की बात हो रही है। नेवर ए रेट आर ए बेट, अगर आप लोग इस साइड के ऊपर आ जाए, यानी केट हर गेस रेट और बेट को प्रोड्यूस नहीं करता, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई डिफरेंस की बात हो रही है। याद रख ले, अगर आप लोग दो चीज़ों के बीच में सिमिलरिटी को डिस्कस करेंगे, सिमिलरिटी को, तो फिर हम इसको जेनेटिक्स में ऐसे नहीं कहते कि इनके बीच में हम सिमिलरिटी को डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरिटी की स्टडी को हम आमतौर पे हेरिडिटी हम फिर इसको कहते हैं। लेकिन याद रख ले, नेवर ए रेट आर ए बेट, यानी डिफरेंस की बात हो रही है। डिफरेंस के लिए अगर आप लोग इसको स्टडी करेंगे तो जेनेटिक्स में हम इसके लिए जो लफ्ज़ लगाते हैं वो है वेरिएशन का, और ये वेरिएशन का लफ्ज़ आमतौर पे आम अंग्रेजी के अंदर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जेनेटिक्स में इसका इस्तेमाल जो है, इसका मतलब डिफरेंसेस को स्टडी करना, दो एनिमल्स, दो प्लांट्स, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंसेस को स्टडी करना, इसका इज द वेरिएशन वन। तो एक बात तो कम से कम आपके ज़हन में ये होनी चाहिए कि जो हेरिडिटी है इस चैप्टर में या एमसीक्यूज के अंदर, इसका मतलब कि सिमिलरिटी की बात हो रही है, और वेरिएशन का जो लफ्ज़ है इस चैप्टर में या हमारे डिस्कशन में या एमसीक्यू में, इसका जो मतलब होगा वो फिर डिफरेंसेस ही होगा। लेकिन अगर आप लोग लेकिन अगर हम और आप लोग इसको ऐसे लिख दें कि जहाँ पे हेरिडिटी और वेरिएशन, इन दोनों को, यानी अगर मैं बीच में प्लस का सिंबल लगा दूँ, अगर आप इन दोनों की स्टडी करें तो शाबाश से साइंस के इस ब्रांच को हम फिर कहते हैं जेनेटिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक्स को आमतौर पे जब हम सादा अल्फाज में डिफाइन भी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज सिंपली कॉल्ड एज द जेनेटिक्स वन। लेकिन ये जो हेरिडिटी है और जो वेरिएशन है, इसके लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम और आप लोग जीन्स कहते हैं। और जीन्स को हम और आप लोगों ने क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जीन्स होते क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो कैसे ये जो जीन्स होते हैं इन हेरिडिटी और वेरिएशंस को कंट्रोल करते हैं, सिंपल आंसर हम और आप लोगों ने ये देना होगा, थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। यानी जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, ट्रांसलेशन हो जाती है, तब जाके वो इन हेरिडिटी और वेरिएशंस को फिर ये कंट्रोल करते हैं। इसलिए कुछ लोग जो होते हैं वो जेनेटिक्स को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द स्टडी ऑफ जीन्स इज सिंपली कॉल्ड एज द जेनेटिक्स वन, यानी जीन्स के स्टडी को भी हम और आप लोग जेनेटिक्स, हम और आप लोग इसको कहते हैं। लेकिन
ये जो जीन्स होते हैं जो कि हेरिडिटी और वेरिएशन को कंट्रोल करते हैं, जिसको हम आपको जेनेटिक्स हम इसको कहते हैं, तो जेनेटिक्स के 3 मेन बड़े बड़े ब्रांचेस हैं। इनमें से एक को हम और आप लोग कहते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स, दूसरे को हम और आप लोग कहते हैं एडवांस जेनेटिक्स, और तीसरे को फिर हम और आप लोग कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसका मतलब कि जेनेटिक्स के 3 मेन ब्रांचेस हैं। इनमें से एक को हम और आप लोग क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं, दूसरा एडवांस जेनेटिक्स है, और तीसरा पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता है। ये जो क्लासिकल जेनेटिक्स है, तो ये नाम से जाहिर है, क्लासिकल मीन जो टिपिकल तरीका होता है, यानी अगर आप लोग किसी एनिमल को ले ले, प्लांट्स को ले ले, और एनिमल्स के बीच में आप लोग इस तरह के क्रॉसिस कराएं टिपिकल तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये देखे भी होंगे, ये लोग कुछ खास किस्म के एनिमल्स होते हैं, पिजन्स होते हैं, ये क्या है, बर्ड्स वगैरह होते हैं, एक नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, कोई दूसरे नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर इनके बीच में आपस में क्रॉसिस करते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें से कुछ वो पेरेंट्स की तरह बन जाते हैं, कुछ नए किस्म के हाइब्रिड्स भी बन जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो कुछ आप लोगों ने सोचा हुआ होता है उसी तरह से वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस भी हो जाए। तो इनको हम फिर कहते हैं कि ये हमारा क्लासिकल जेनेटिक्स है, यानी क्लासिकल तरीका है। इसका मतलब कि अगर आप लोग एनिमल्स या प्लांट्स या और ऑर्गेनिजम्स के बीच में हेरिडिटी और वेरिएशन के लिए क्लासिकल तरीकों से अगर आप लोग इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, तो फिर हम आमतौर पे इसको कहते हैं कि ये क्लासिकल जेनेटिक्स है। एडवांस जेनेटिक्स, ये हम और आप लोगों ने क्रोमोसोमल डीएनए चैप्टर के अंदर हम और आप लोगों ने बात पढ़ी कि जो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, जीन्स कैसे ये हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को फिर ये कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप लोग पर्टिकुलरली एक जीन को आप लोग आइसोलेट कर ले किसी एनिमल से, किसी प्लांट से, किसी ऑर्गेनिज्म से, और आप लोग इसको किसी और के अंदर आप इसको लगा दें, जो एनिमल जो दूसरा वाला प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से आप लोगों ने सोचा हुआ होता है, जो आप लोग जिस तरह से आप लोगों ने इसको डिज़ाइन किया हुआ होता है। तो फिर इस किस्म के जेनेटिक्स को हम फिर कहते हैं कि ये एडवांस जेनेटिक्स है, यानी हम और आप लोग वहाँ पे बाकायदा तौर पे ये जीन्स होते हैं, इनको हम और आप लोग आइसोलेट करते हैं, हम और आप लोग इनको लगाते हैं। सो ये जो तरीका होता है इनको हम फिर एडवांस जेनेटिक्स हम इसको कहते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये होता है कि अगर आप लोग क्लासिकल को भी देख ले, 2 एनिमल्स, 2 प्लांट्स और एनिमल्स, इनके बीच में हम और आप लोग क्रॉस करते हैं, उनको हम फिर स्टडी करते हैं। ऐसे एडवांस में भी होता है। लेकिन पॉपुलेशन में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एक पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, और इस पूरे पाकिस्तान के लोगों में आप ये देखना चाहते हैं कि इनमें जो आई का कलर है, मेजॉरिटी लोगों में फिर ये कैसे होता है, हेयर्स कैसे होते हैं, ये लोग साइकोलॉजिकली कैसे होते हैं, स्किन के कलर से किस तरह से होते हैं, हाइट किस तरह की होती है। तो अगर आप लोग देख ले पाकिस्तान के लोगों की एक खास पहचान है। तो अगर आप लोग पाकिस्तान के लोगों की जेनेटिक्स की पॉपुलेशन को अगर आप लोग इसको स्टडी करेंगे, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देख ले, जो चाइना के जो लोग होते हैं, जो ही आप लोग इसको देख लेते हैं, फौरन आप लोगों को समझ आती है कि ये बंदा चाइना ही से बिलोंग करता है, ये उसकी रेस है, उसकी नस्ल है, क्योंकि उनकी अपनी एक साइकी है, अपने उनके बॉडी के फिगर्स होते हैं, उनके अपने बात करने का स्टाइल होता है। तो ये जो अगर आप लोग किसी पॉपुलेशन के अंदर अगर आप लोग इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, फिर हम इसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स हम इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्लासिकल, एडवांस और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में मेन डिफरेंसेस क्या है, एक दो लाइन में मैंने आप लोग को समझा दिए हैं। आपके कोर्स में ये तीनों के तीनों जो जेनेटिक्स है, जो मेन ब्रांचेस हैं जेनेटिक्स के, हर एक के आपके कोर्स में इन्होंने इसको टच ज़रूर दिया हुआ है। और वो जो टच है वो क्लासिकल जेनेटिक्स में इन्होंने जो टच दिया हुआ है वो एक ही चैप्टर है, और इसका नाम है इनहेरिटेंस, जिसको हम और आप लोग शुरू कर रहे हैं। तो याद रख ले, ये जो इनहेरिटेंस चैप्टर है ये क्लासिकल जेनेटिक्स का एक एग्जाम्पल है। जो एडवांस जेनेटिक्स है, इनके 2 चैप्टर्स आपके कोर्स के अंदर है। इनमें से एक क्रोमोसोम एंड डीएनए, जिसको हम और आप लोगों ने पढ़ लिया है, जो दूसरा है वो फिर बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर जो हैं ये एडवांस जेनेटिक्स के हैं। लेकिन जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है ये बहुत ज़्यादा तो आपके कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम और आप लोगों ने इवोल्यूशन चैप्टर को पढ़ा हुआ था, तो वहाँ पे एक लाती हार्डी-वाइनबर्ग थियरम या ला जो थी उसको हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, और वो जो थियरम था, ला था, दैट वाज एक्चुअली एज एन एग्जांपल ऑफ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स वन। तो आपके कोर्स में पूरा चैप्टर तो नहीं है, हाँ इन्होंने एक क्वेश्चन तो है उसको ज़रूर टच किया हुआ है। तो आज जो हम और आप लोग वैसे शुरू कर रहे हैं वो है जेनेटिक्स में
क्लासिकल जेनेटिक्स, और क्लासिकल जेनेटिक्स पूरा का पूरा आपके कोर्स में नहीं है, जो एक्चुअली है वो एक चैप्टर है जिसका नाम है इनहेरिटेंस। अब हम और आप लोग पढ़ेंगे कि फिर इस इनहेरिटेंस की मीनिंग क्या है, और फिर हम जाके इस चैप्टर को प्रॉपर हम और आप लोग इसको स्टार्ट कर लेंगे। अगर हम और आप लोग वैसे देख ले तो हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी कि हेरिडिटी है और वेरिएशन है, इन दोनों अल्फाज में फ़र्क क्या है वो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ एक जनरेशन है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, और इसके बाद इस जनरेशन से हमारे साथ कोई दूसरा जनरेशन बन गया और उसको मैं नाम दे रहा हूँ बी, तो जब इस ए जनरेशन से बी जनरेशन्स को ये जब जीन्स ट्रांसफर होते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ट्रांसफर होते हैं, तो जो दूसरा जनरेशन बनता है उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होते हैं ए और बी के बीच में, और नो डाउट कुछ डिफरेंसेस भी हैपन हो जाते हैं ए और बी जनरेशन्स के बीच में। तो ये जो फिनोमिनन है कि कैसे जनरेशन ए या एनिमल ए या पेरेंट ए से वेरिएशन एंड डिफरेंस, वेरिएशन एंड हेरिडिटी जो है वो कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं इनटू द बी वन, इनटू द नेक्स्ट जनरेशन वन, इनटू द नेक्स्ट इंडिविजुअल वन, इनटू द ऑफस्प्रिंग वन। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो याद रख ले, ये जो इनहेरिटेंस है ये कोई नई चीज़ नहीं है। इनहेरिटेंस जस्ट एक फिनोमिनन है, एक मैकेनिज्म है, बस एक अकीदा है। और इसमें होता क्या है, इनहेरिटेंस में होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो एक जनरेशन होता है उनसे जो हेरिडिटी और जो वेरिएशन होते हैं, जब ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं तो ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसको हम फिर कहते हैं इनहेरिटेंस। का मतलब कि इनहेरिटेंस याद रख ले, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक जस्ट फिनोमिनन है जिसको हम फिर कहते हैं इनहेरिटेंस वन। ये जो इनहेरिटेंस है यानी कैसे जनरेशन से, यानी एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स को कैसे ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन ट्रांसफर होते हैं, इसके मैकेनिज्म को सबसे पहले जिस बंदे ने स्टडी किया हुआ था उसका नाम था मेंडल। इसलिए याद रख ले, कहीं पूछा गया कि सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को किसने पढ़ा हुआ था, किसने इसको स्टडी किया हुआ था, किसने इसको डिस्क्राइब किया हुआ था, वो कोई और नहीं था, वो मेंडल ही था। तब जाके तो लोग मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी लोग इसको कहते हैं। लेकिन इससे मिलता जुलता लफ्ज़ सिर्फ आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूँ, वो हम और आप लोगों ने इसको इवोल्यूशन के अंदर भी हम और आप लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ था कि सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को किसने डिस्क्राइब किया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को जवाब दिया था कि ये लेमार्क था। लेकिन फादर ऑफ इवोल्यूशन हम फिर किसको कहते हैं, तो फिर वो डार्विन था। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और है, सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को किसने डिस्क्राइब किया हुआ था, नो डाउट वो मेंडल था, और इसलिए ही मेंडल ही को फादर ऑफ जेनेटिक्स या पायनियर ऑफ जेनेटिक्स भी हम फिर इसको कहते हैं। तो ये जो मेंडल है इसकी एक छोटी मोटी सी हिस्ट्री आपके कोर्स के अंदर है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लें इस साल के लिए। इससे कुछ क्वेश्चन जो हैं पॉसिबिलिटी है कि फिर वो आप लोगों को आ जाए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन पहला जो ही ये चैप्टर शुरू होता है, एक 2 पेजेस सिर्फ इसके हिस्ट्री के ऊपर और उसने क्या क्या किया हुआ है वो सारे पॉइंट्स वहाँ पे हैं, आप लोग इसको फिर देख लेंगे। वो आसान है, एक रीडिंग आप लोग इसको दे देंगे। लेकिन उस रीडिंग के अंदर आप लोगों के साथ 1-2 बातें शेयर कर लूँ। वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेंडल ने जब मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी किया तो उसने एक पेपर को पब्लिश किया, और उस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। नाम उससे लिखा हुआ है, किस ईयर में क्या हुआ था आप लोग इसको खुद ही देख लेंगे। उसने कौन सा प्लांट वहाँ पे क्या था, उसने उसको सेलेक्ट किया हुआ था, पी प्लांट था, पाइथन सटाइवम था। पाइथन सटाइवम को उसने क्यों सेलेक्ट किया हुआ था, वो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो एनुअल वाले लोग होते हैं उनको हम फिर डिटेल में हम इनको पढ़ाते हैं। इन चीज़ों की फिर आप लोगों को ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर एक नज़र देख लेंगे। हो सकता है कोई MCQ आप लोगों को इससे आ भी जाए, तो इसको भी आप लोग ज़रूर देख लेंगे, लेकिन वो आसान बातें हैं। नेक्स्ट, ये जो पी प्लांट है, शाबाश, जो पी प्लांट है, इसने मेंडल ने वहाँ पे 2 अल्फाज इस्तेमाल किए हुए थे। वो आपके साथ ये छोटी सी मैं आप लोगों को ये इंट्रोड्यूस कराऊँ, फिर हम आप लोग इसको प्रॉपर शुरू कर लेंगे। तो वो ये था कि उसने जब पी प्लांट के को स्टडी करना शुरू किया, उसने पी प्लांट के अंदर फिर 2 किस्म के अल्फाज को इस्तेमाल किया हुआ था। इनमें से जो एक लफ्ज़ था वो कैरेक्टर का था, और जो दूसरा लफ्ज़ है वो फिर ट्रेट का था।
यानी उसने पी प्लांट के अंदर कैरेक्टर भी स्टडी किए हुए थे और ट्रेट्स भी स्टडी किए हुए थे। तो ये कैरेक्टर और ट्रेट में फ़र्क क्या होता है ये भी आप लोगों को बता दो, फिर हम और आप लोग इसको प्रॉपर शुरू कर लेंगे। और ये जो कैरेक्टर होता है ये एक जनरल टर्म है जिसको हम आमतौर पे जेनेटिक्स के अंदर लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉपुलेशन है और वहाँ पे आप लोग स्किन के कलर को डिस्कस कर रहे हैं, तो स्किन का कलर ये एक जनरल स्टडी है, जनरल टर्मिनोलॉजी है कि स्किन का कलर। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हेयर्स के कलर को स्टडी करना चाहे तो ये जनरल बात है। अगर आप लोग हाइट को स्टडी करना चाहे तो फिर ये जनरल बात है। अगर आप लोग आई के कलर को स्टडी करना चाहे तो फिर ये जनरल बात है। तो अगर इस तरह कोई जनरल बात होती है ना जेनेटिक्स में, तो फिर हम इसको कहते हैं कि हम कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रेट होता है ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ह्यूमन बींग्स में स्किन के कलर को स्टडी कर रहा हूं, तो अगर स्किन के कलर को डिस्कस कर रहा हूं तो स्किन का कौन सा कलर, ब्लैक है कि व्हाइट है? तो जो ब्लैक और व्हाइट अगर आप लोग इसको स्पेसिफिक करेंगे ना, फिर हम इसको ट्रेट कहते हैं। तो याद रख ले कि जो कैरेक्टर का लफ्ज़ है ये जनरली हम जेनेटिक्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रेट का लफ्ज़ होता है इनको हम फिर स्पेसिफिकली हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ ह्यूमन में स्किन का कलर, तो ये जनरल बात है, तो ये कैरेक्टर होगा। लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफिक कर लूँ कि कौन सा स्किन का कलर, ब्लैक कि व्हाइट, कौन सा वाला, तो अगर आप इसको स्पेसिफिक करेंगे ना फिर ये ट्रेट बन जाते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आनी चाहिए। तो याद रख लें कि जो मेंडल था उसने जो पेपर पब्लिश किया हुआ था जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे उसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया हुआ था, तो पी प्लांट पे उसने कैरेक्टर को भी स्टडी किया हुआ था, ट्रेट्स को भी उसने स्टडी किया हुआ था। तो वो कैरेक्टर जिसका मतलब जनरल है वो थे कितने, वो 7 थे। तो कहीं पूछा गया कि मेंडल के लाज में जब उसने पी प्लांट को स्टडी किया था तो पी प्लांट में कितने कैरेक्टर को उसने स्टडी किया था, तो फिर वो 7 थे। और वो जो 7 कैरेक्टर्स थे वो कौन कौन से थे, वो बहुत ही आसान है। जो पहला वाला है उसमें पहले प्लांट, यू नो कि प्लांट आमतौर पे जब भी ग्रो करता है, उगता है, जिस तरह के पी प्लांट है, तो पहले प्लांट का साइज था। जब प्लांट का साइज उग जाए तो अंडरस्टूड बात है वहां पे फिर फ्लावर्स आ जाते हैं। तो फिर फ्लावर का कलर कैसे था और फ्लावर की पोजीशन कहां पे थी। जब फ्लावर बन जाते हैं तो फिर फ्लावर से वो PODS पार्ट्स बन जाते हैं। मटर में आप लोगों ने देखा होगा पार्ट्स, वो जो खोसा होता है जिसके अंदर वो दाने बंद होते हैं। तो फिर पार्ट का कलर क्या था और पार्ट का शेप क्या था, और फिर जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर फिर चूंकि सीड्स बन जाते हैं तो फिर सीड का शेप कैसे था और सीड का कलर कैसे था। तो अगर आप लोग इसको ऐसे तरतीब में पढ़ेंगे ना तब जाके आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो उसने पी प्लांट के अंदर कितने कैरेक्टर स्टडी किए हुए थे, यू शुड नो, वो 7 थे। और वो जो 7 कैरेक्टर्स थे वो नाम भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। लेकिन हर एक कैरेक्टर के अंदर आप देख ले, कैरेक्टर जनरल टर्म है, यानी प्लांट का साइज, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर, पार्ट का कलर, पार्ट का शेप, सीड का कलर, सीड का शेप, ये जनरल बातें हैं। तो ये कैरेक्टर्स हैं। लेकिन हर एक कैरेक्टर के अंदर 2-2 ट्रेट्स हुआ करते थे। जस्ट 2 ट्रेट्स, 3 ट्रेट्स नहीं होते थे, 2 ट्रेट्स हुआ करते थे। ये पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए। तो वो जो ट्रेट्स है ये तो फिर स्पेसिफिक हो जाता है। इस तरह के प्लांट का साइज है, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये जनरल है, ये कैरेक्टर है। लेकिन इसके अंदर फिर 2 ट्रेट्स थे। जो ट्रेट का लफ्ज़ है ना ये फिर स्पेसिफिक हो जाता है। तो वो ट्रेट्स कौन कौन से थे, टाल था कि ड्वार्फ था। अब मेरी भाषा में जानी चाहिए। तो टाल और ड्वार्फ अगर आप लोग इसको स्पेसिफिक करेंगे ना तो फिर ये ट्रेट्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी प्लांट में टोटल कैरेक्टर्स कितने थे, तो फिर वो 7 थे। ट्रेट्स कितने होते थे, शाबाश है, वो ट्रेट्स कितने होते थे। तो अगर आप लोग हर एक कैरेक्टर के अंदर 2-2 ट्रेट्स ले तो 7 × 2 तो फिर ये 14 बन जाते हैं। तो कहीं पूछा गया कि उसने पी प्लांट के अंदर टोटल ट्रेट्स कितने स्टडी किए हुए थे, तो फिर ये 14 बन जाते हैं। इस तरह से आप लोगों से ये बात पूछी जा सकती है कि अगर पी प्लांट के अंदर हमारे साथ कैरेक्टर 3 हो तो फिर ट्रेड्स कितने हो जाएंगे। सो अंडरस्टूड बात है वो फिर 6 हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये बातें आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। वो जो ट्रेड्स होते थे, जो 2 होते थे, इनमें से एक डोमिनेंट होता था, दूसरा रिसेसिव होता था। अब डोमिनेंट और रिसेसिव से हम प्रैक्टिकली क्या मतलब लेते हैं वो कुछ और है, लेकिन जेनेटिक्स में हम इससे क्या मतलब लेते हैं वो कुछ और है। और आगे जाके आप लोगों को फिर इस बात की समझ आ भी जाएगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एग्जांपल दे दूं तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं अगर आप लोग दूध ले लें और थोड़ा सा अगर आप लोग रूह अफ़ज़ा ले लें और अगर आप लोग रूह अफ़ज़े को आप लोग दूध के अंदर डाल दें तो जो रूह अफ़ज़े का जो कलर होता है वो खुद को शो कर लेता है, उस दूध के कलर को फिर टर्न कर लेता है इनटू रूह
रूह अफ़ज़ा जैसे कलर में। इसका मतलब है कि रूह अफ़ज़ा चूंकि खुद को शो कर रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि इसमें जो दूध है और जो रूह अफ़ज़ा का जो कलर है, इसमें रूह अफ़ज़ा वाला कलर डोमिनेंट है, जो वाइट वाला है वो फिर रिसेसिव होता है। लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? जेनेटिक्स में इसके ऊपर बड़े क्लासिकल बातें जो हैं वो इस मेंडल ने शेयर की हुई थी, कोर्स के अंदर हैं भी, हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे भी। हो भी सकता है आप लोगों को एमसीक्यू में आ जाए तो फिर आप लोगों को पता हो कि डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है। वो एक सेंटेंस के बारे में आप लोगों को फिर मैं आगे बता दूंगा। लेकिन नॉर्मली डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है, ये बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंडल था उसने जो पी प्लांट को सिलेक्ट किया हुआ था, तो पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर उसने स्टडी किए हुए थे, लेकिन हर एक कैरेक्टर के अंदर 2-2 ट्रेड्स हुआ करते थे। तो जो टोटल ट्रेड्स थे वो 14 थे, लेकिन जो ट्रेड्स थे उनमें से एक डोमिनेंट होता था, एक रिसेसिव होता था। इस साल के लिए आप लोग इसको जरूर देख लेंगे कि जो हर एक के अंदर जो 2-2 ट्रेड्स दिए हुए हैं, विच वन इज डोमिनेंट, विच वन इज रिसेसिव वन, इसमें 2-3 है जहां पे थोड़ी कंफ्यूजन है। अगर आप लोग बुक में देख ले, जहां पे पेज नंबर 193 के ऊपर इन्होंने वो टेबल दिया भी हुआ है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा वो पर्टिकुलरली कलर्स के लिहाज से है। एक कलर एक कैरेक्टर में डोमिनेंट है, वही कलर किसी और कैरेक्टर के अंदर फिर रिसेसिव भी है। तो फिर आप लोगों को कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाला डोमिनेंट है और कौन सा वाला रिसेसिव है। इस टेबल को आप लोग जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट, ये जब उसने पी प्लांट के अंदर ये 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेड्स को जब स्टडी कर रहा था पी प्लांट के अंदर, तो जब उसने पेपर पब्लिश किया एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, तो उस पेपर के अंदर उसने 5 लॉस को डिस्क्राइब किया था। 5 लॉस थे उस पेपर के अंदर, जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो आपके कोर्स के अंदर है। इनमें से जो एक था उसको हम कहते हैं मानो हाइब्रिड क्रॉस। और मानो हाइब्रिड क्रॉस से जो पहली लाती उसका नाम था मानो हाइब्रिड क्रॉस। याद रख ले, मानो हाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल था जिसने पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर स्टडी किए हुए थे, उन 7 कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर लेता था। तो याद रख ले, जो आपके कोर्स के अंदर है, जरूरी नहीं है कि वही एग्जांपल ईटा के अंदर हो। जो टेबल के अंदर उसने 7 कैरेक्टर दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी आप लोगों को दिया जा सकता है। तब जाके आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कैरेक्टर दिया जाएगा इनमें डोमिनेंट कौन सा है और इसमें फिर रिसेसिव वाला कौन सा है, ताकि आपके लिए फिर ये मसला ना हो। इस बात को आप लोग लाइट ना ले, ये जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 2, जो दूसरा था उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब यह है कि जो 7 कैरेक्टर होते थे, इनमें से कोई भी 2 को लेता था, यानी 2 कैरेक्टर को लेता था। और वो जो 2 कैरेक्टर्स होते थे, टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं, उन 7 में से कौन से 2, ये उसकी मर्जी थी। लेकिन आपके कोर्स के अंदर जो एग्जाम्पल है, इनसे हट के एग्जाम्पल हम और आप लोग लेंगे भी, और इनसे हट के एग्जाम्पल आप लोगों को कोर्स के अंदर दिए भी जा सकते हैं। तो फिर जो तीसरा था उसको हम फिर कहते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई का मतलब है कि अगर आप लोग वहां पे इन 7 कैरेक्टर में से अगर आप लोग 3 कैरेक्टर ले लेंगे, तो फिर हम इसको कहते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। बार बार बता रहा हूं कि जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है वो इन तीनों में से कोई भी 7 कैरेक्टर में से कोई भी 3 आप लोग ले सकते हैं। फिर जो था वो था पॉली हाइब्रिड क्रॉस, यानी 3 से ज्यादा। अगर 3 से ज्यादा हो जाए फिर हम इसको पॉली हाइब्रिड क्रॉस हम इसको कहते हैं। और 3 से ज्यादा कितने, वो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, अप टू 7 कैरेक्टर। क्योंकि 7 कैरेक्टर थे, 8 कैरेक्टर नहीं था, तो 7 तक फिर मैक्सिमम है। जो 5वां लॉ था उसको हम फिर कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, हम इसको कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर उसने उस पेपर के अंदर 5 लॉस को डिस्क्राइब किया हुआ था। मानो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, पॉली हाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंस। पर आपके कोर्स में मानो हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस और पॉली हाइब्रिड क्रॉस ये आपके कोर्स के अंदर है नहीं। पर जब हम और आप लोग इसी ही चैप्टर के अंदर आगे जाएंगे, तो जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, इसको इन्होंने कुछ हद तक टच जरूर किया है, वो हम और आप लोग इसको पढ़ लेंगे, पर इतनी डिटेल नहीं है जितने की मानो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस की है। लेकिन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को इन्होंने टच जरूर किया हुआ है, आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। और फिर आप लोगों को उधर बताऊंगा भी कि ये वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। जो पॉली हाइब्रिड क्रॉस है ये फिर आपके कोर्स में है ही नहीं। इसलिए अब हम और आप लोग ये जो एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन था, इसका जो फर्स्ट लॉ है जो कि आपके कोर्स के अंदर है, जिसका नाम है मानो हाइब्रिड क्रॉस, ये अब हम और आप लोग इसको शुरू करेंगे। मानो हाइब्रिड क्रॉस। एंड वाई मानो हाइब्रिड क्रॉस? क्योंकि इसमें वो कैरेक्टर कितने लेते थे, वो एक कैरेक्टर रहता था। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग को ये बात समझ आ जाए
कि वो कैरेक्टर्स थे कितने, वो एक था, वन वो लेता था, जस्ट वन कैरेक्टर वो लेता था। पर याद रख ले कि अगर एक कैरेक्टर हो तो फिर इसके अंदर ट्रेड्स कितने होंगे, तो अंडरस्टूड बात है वो तो फिर दो ही होंगे, दो ट्रेड्स होते हैं एक कैरेक्टर के अंदर। तो उन दो ट्रेड्स में से याद रख ले, जब इसकी इनहेरिटेंस होती थी, इनहेरिटेंस की मीनिंग मैंने आप लोगों को समझा दी है, जब इनहेरिटेंस होती थी तो उनमें से एक ट्रेड की इनहेरिटेंस होती है, दूसरे ट्रेड की इनहेरिटेंस नहीं होती, हमेशा के लिए ऐसा ही होता है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर फादर और मदर है और उनमें से एक स्किन का कलर ब्लैक है, एक वाइट है, तो जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा, यानी एक की इनहेरिटेंस होगी, या वो ब्लैक हो जाएगा, या फिर व्हाइट हो जाएगा, या फिर गनमरंगा हो जाएगा, या कोई और कलर हो जाएगा, लेकिन इनमें से किसी एक कलर का होगा। ऐसा नहीं होता कि इसका एक हाथ का कलर कुछ और हो, दूसरे हाथ का कोई कलर कुछ और हो, एक कान का कलर कुछ और हो, दूसरे कान का कुछ कलर कुछ और हो, यानी टू ट्रेड्स की इनहेरिटेंस नहीं होती, इनमें से सिर्फ एक की फिर होगी। तब जाके इस लॉ को आपके बुक ने एक और नाम भी दिया हुआ है, और वो है इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट। ये बड़ी जरूरी बात है कि आप लोगों को याद हो। इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट का मतलब क्या है कि जो एक कैरेक्टर था उसके अंदर जो क्या है, जो जो, जो इनहेरिटेंस होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड की होगी। यू नो कि एक कैरेक्टर के अंदर दो ट्रेड्स होते हैं, तो इनहेरिटेंस सिर्फ एक ट्रेड की होगी, दोनों की नहीं होती। ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि बाद दफा एमसीक्यूज के अंदर वो मानो हाइब्रिड क्रॉस का नाम नहीं लिखते, वो बाद दफा नाम लिख लेते हैं इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड। तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इसी ही की बात हो रही है। तो अगर मैं पूछूं कि मानो हाइब्रिड क्रॉस में फिर ट्रेड्स हमारे कितने हो जाएंगे, बहुत ही आसान है। वो हमारे साथ जो ट्रेड्स होंगे ये फिर हमारे साथ दो ट्रेड जो है ये फिर बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि अगर हमारे साथ दो ट्रेड्स बन जाएंगे, अब आप लोगों को पता भी चल जाएगा, तब जाके आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन जो टिपिकली अगर आप लोग मेंडल के लॉस को देख ले तो इसने इसको फर्स्ट लॉ का नाम भी दिया हुआ है, और हम और आप लोग इसको बाद दफा हम इसको फर्स्ट लॉ भी हम इसको कहते हैं। लेकिन टिपिकली 9th 10th में भी और जो मेंडल था उसने भी इस लॉ को एक खास नाम दिया हुआ था, और वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड क्यों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम इसको कहते हैं ये भी आगे जाके आप लोगों को फिर पता चल जाएगा। ये इसलिए इसके मुख्तलिफ नाम आप लोगों को बता रहा हूँ, और भी इसके नेम्स आएंगे ताकि ईटा में फिर आपके लिए किसी किस्म का मसला ना हो। कोई भी नाम इनमें से लिखा हुआ हो और भी नाम आएंगे, इसका मतलब यही लॉ होगा, और ये सारे के सारे नाम आपके कोर्स के अंदर हैं भी। तो फॉर एग्जाम्पल जो कैरेक्टर हैं जो 7 हैं, तो उनमें से हम कितने कैरेक्टर लेंगे, 1। तो जो 7 है जो आपके कोर्स के अंदर है, इन्होंने टेबल के अंदर दिए हुए हैं, तो उनमें से कौन सा वाला मैं ले लूं, आपकी मर्जी है। और ये ईटा में भी उनकी मर्जी होती है, कोई भी आप लोगों को दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ये टेक्स्ट बुक वाला ही जो उसने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है वही वाला हो। इन 7 में से आप लोगों को कोई भी दिया जा सकता है। तो मैं कौन सा ले रहा हूं, जिसको मैं ले रहा हूं वो है प्लांट का साइज, यानी प्लांट साइज। ये चूंकि थोड़ा सा आसान होता है आपके लिए समझना, किसी किस्म का मसला नहीं होता, तब जाके मैंने जिस कैरेक्टर को लिया हुआ है वो है प्लांट साइज का। लेकिन अगर आप लोग प्लांट के साइज जो कि कैरेक्टर 1 है, अगर आप लोग वहां पे ट्रेड्स को देख ले तो फिर तो वो 2 है। इनमें से जो एक है वो है टाल, और जो दूसरा है वो है ड्वार्फ। इसका मतलब ये हुआ कि टाल और ड्वार्फ ये 2 ट्रेड्स हैं। किसके अंदर है, ये प्लांट के साइज के अंदर है, और प्लांट का साइज बजाते खुद क्या है, तो फिर वो एक कैरेक्टर है। इसका मतलब कि उसने कैरेक्टर 1 लिया हुआ था प्लांट का साइज, लेकिन ट्रेड्स उसके अंदर 2 थे, एक टाल था और एक ड्वार्फ था। लेकिन इनमें से जो टाल है इसमें कोई शक नहीं है वो डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट की मीनिंग क्या है वो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली दे दी है, लेकिन यहाँ पे मेंडल का मतलब क्या था, जेनेटिक्स में डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। इस तरह से जो ड्वार्फ था वो रिसेसिव होता था। रिसेसिव की मीनिंग प्रैक्टिकल लैंग्वेज में क्या है वो मैंने आप लोगों को समझा दी है, लेकिन इसमें मेंडल का मतलब क्या था वो एक सेंटेंस के फॉर्म में आप लोगों को मैं समझा रहता हूँ। ये जो टाल और ड्वार्फ होते थे, जो टाल और ड्वार्फ होते थे, इनमें से एक मेल होता था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेल का लफ्ज लिखवा रहा हूँ, और जो एक थी वो फीमेल होता था। तो फॉर एग्जांपल टाल में मेल रहा हूँ, मेल ले रहा हूँ, जो ड्वार्फ है वो फीमेल ले रही हूँ, या फिर आपकी मर्जी है, जो टाल है इसको आप लोग ड्वार्फ फीमेल ले सकते हैं, जो ड्वार्फ है उसको आप लोग मेल ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ कि इनमें से एक मेल होता था, एक फीमेल होती थी। इनके साथ वो लफ्ज लिखवाता था पी का, इनके साथ वो लफ्ज लिखवाता था पी का।
अब इस पी का मतलब क्या है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस पी से 9th-10th में आप लोगों ने जो मतलब लिया होगा वो पेरेंट का होता है, यानी पी स्टैंड्स फॉर पेरेंट वन, यानी जो पेरेंट्स होते थे उनमें से एक टाल होता था और एक ड्वार्फ होता था। लेकिन समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस पी का असल मतलब होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग, मैं जेनेटिक्स की बात नहीं करता, मैं आम साइंस की बात कर रहा हूँ, यानी आम जो हमारी फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये एनाटॉमी वगैरह होते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जेनेटिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप लोग किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम और आप लोगों ने किडनी को भी स्टडी किया हुआ था, तो किडनी को आप लोग बाहर से स्टडी कर लेते हैं, तो फिर हम इसको आम साइंस के अंदर हम इसको कहते हैं कि किडनी की मॉर्फोलॉजी क्या है, यानी किडनी जब आप लोगों को बाहर से नजर आती है तो कैसे होता है, फिर हम कहते हैं कि ये बीन शेप होता है, इसका एक साइड कनकेव है, एक साइड कन्वेक्स है, इतनी लेंथ है, ऐसा कलर है, इतना वेट है। तो ये सारी बातें जो होती है जिनको हम और आप लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम इसको कहते हैं कि ये किडनी की मॉर्फोलॉजी है। लेकिन अगर आप लोग इसी ही चीज को आप लोग जेनेटिक्स में लाएं और जेनेटिक्स में आप लोग इसी तरह से किसी चीज को स्टडी कर लें कि फॉर एग्जांपल ये जो एनिमल है, जो प्लांट है, जो ऑर्गेनिज्म है, ये किस तरह से है, बाहर से आप लोग को कैसे नजर आ रहा है, तो फिर हम इसको कहते हैं कि इसका फिनोटाइप क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आम साइंस है इसमें मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक्स में जो फिनोटाइप होता है, इसकी जो मीनिंग है ना, उसको तकरीबन हम एक ही सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि मॉर्फोलॉजी ये आम साइंस के अंदर होता है, जबकि जो फिनोटाइप्स होते हैं ये आमतौर पर हम इसको यूज़ करते हैं कहाँ पे, इसको हम इसको यूज़ करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। तो अगर आप लोग इनको देख ले, पेरेंट्स को अगर आप देख ले, तो टाल और ड्वार्फ, तो एक आप लोगों को टाल नजर आ रहा है, एक आप लोगों को ड्वार्फ नजर आ रहा है। सो टाल एंड ड्वार्फ आम साइंस में इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, एक टाल है और एक ड्वार्फ है। लेकिन जेनेटिक्स में शाबाश हम इसको फिर कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि फिनोटिपिकली, हाँ, एक टाल है और एक ड्वार्फ है। तो फिनोटाइप का जो पहला लफ्ज है वो पी है, तो इस पी का असल मतलब ये है वो फिनोटिपिकली, यानी पी फिनोटाइप। इसका फिनोटाइप क्या है, तो एक टाल है और एक ड्वार्फ है। लेकिन नो डाउट ये पेरेंट्स हैं, लेकिन जो पेरेंट्स है ना वो फिनोटिपिकली एक टाल है और एक ड्वार्फ है। तो इस पी से जो हम मतलब लेते हैं इसमें कोई शक नहीं है, वो है पेरेंट्स। यही हम और आप लोगों ने बात 9-10 में भी समझी हुई है, यहां पे भी इसका मतलब ये होता है। लेकिन ये जो पेरेंट्स है ना ये फिनोटिपिकली कैसे हैं, सो दिस पी मींस फिनोटिपिक पेरेंट्स। मेरी बात आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए। नेक्स्ट, आप लोगों ने कोर्स के अंदर देखा होगा कि जो टाल होता है इसको हम आमतौर पे कैपिटल टी और कैपिटल टी से हम इसको लिखवाते हैं, जबकि जो ड्वार्फ होता है इसको हम और आप लोग फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी से हम फिर इसको आमतौर पे लिखवाते हैं। अब हम आएंगे कि ये कैपिटल टी या स्मॉल टी ये है क्या, ये भी आप लोगों को समझा देता हूं। जब हम और आप लोग आम साइंस की बात कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को किडनी की एग्जांपल दे दी है, जब हम और आप लोग इसको स्टडी करते हैं तो बाद दफा हम और आप लोग किडनी की एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर हम और आप लोग इसका स्टडी करते हैं, तो फिर हम इसको कहते हैं कि किडनी की एनाटॉमी क्या है। तो फिर हम और आप लोगों ने पढ़ा होता है कि वहाँ पे कॉर्टेक्स होता है, वहाँ पे मेडुला होता है, वहाँ पे पेल्विस होता है, ये सारी बातें हम और आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, ये किडनी की एनाटॉमी थी। इसी तरह से अगर आप लोग यही किडनी हो या कोई एनिमल हो, ऑर्गेनिज्म हो, कोई और चीज हो, अगर आप लोग इसकी इंटरनल स्टडी करेंगे, इंटरनल स्टडी क्या होती है, अगर आप लोग इनके जीन्स की स्टडी करेंगे, तो जो जीन्स की जो स्टडी होती है ना, यानी अगर आप लोग इसके अंदर जाएंगे ना, एनाटॉमी अगर आप लोग इसकी स्टडी करेंगे ना, तो फिर एनाटॉमी को हम आमतौर पे कहते हैं जीनोटाइप हम इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके साथ भी लोग आमतौर पे पी ही लिखवाते हैं, कोर्स के अंदर भी हैं। इसका मतलब कि ये भी पी है, ये भी पी है, लेकिन ये जो पी है ये फिनोटिपिकली पेरेंट्स हैं, जबकि ये जो पी है ना ये जीनोटिपिकली है। इसका मतलब ये हुआ कि आम साइंस में मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स में फिनोटाइप, आम साइंस में एनाटॉमी, जबकि जो क्या है जेनेटिक्स के अंदर हम इसके लिए जीनोटाइप का लफ्ज, जीन्स को अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो याद रख ले कि ये जो दूसरी वाली पी है ना जो हम आमतौर पे इनके साथ लिखवाते हैं, तो ये जीनोटाइप्स हैं। लेकिन ये जो पी है ना जिसको हम आप लोग टाला और ड्वार्फ की लैंग्वेज में हम इसको डिस्कस करते हैं, ये एक्चुअली फिनोटिपिक वाले पेरेंट्स होते हैं। तो इनको हम फिर इसको हम आप लोग लिखवा लेते हैं। फिर आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी, बहुत ही आसान बातें हैं, लेकिन इनको मैं जरूर समझाऊंगा क्योंकि ये तीनों के तीनों लॉज
का जो बेस है ना, ये असल में ये ला है। तो वो फिर क्या है, फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो कैपिटल टी, फिर आप लोग इसको ऐसे कैपिटल टी और फिर आप इनको ऐसे सर्कल कर लेते हैं, और ये जो होते हैं इनको फिर आप लोग स्मॉल टी और इनको फिर आप लोग ऐसे इन सर्कल कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये हुआ क्या, ये है क्या। अगर आप लोगों को इससे पहला वाला चैप्टर याद हो तो हम और आप लोगों ने ये बात बाकायदा तौर पे पढ़ी हुई थी कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर हमारे साथ कोई एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस में हमारे साथ यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई थी कि अगर इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे कोई चीज प्रेजेंट है, एलील प्रेजेंट है, तो इसका अल्टरनेट एलील यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। तो फिर ये दोनों के दोनों अल्टरनेट फॉर्म जो एलील से, इसको हम और आप लोग क्या कहेंगे, इसको हम और आप लोग जीन कहेंगे। तो मेंडल को इन चीजों के बारे में पता नहीं था कि जीन्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं। ये तो हम और आप लोगों को क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर के अंदर हम और आप लोगों को समझ आ गई, तो अंडरस्टूड बात है। फिर हम और आप लोग इसको जरूर डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो जीन्स हैं, इनको तो मेंडल को इन चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो तो सारा कोई थियरी बेस्ड था कि ऐसे होता है, इस तरह की चीजें होती है। इनको कुछ पता नहीं था कि जीन्स होते हैं, एलील होते हैं। बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, ये अभी आप लोगों को समझा रहा था कि आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट जो है ना फिर क्लियर हो जाए। तो इनमें से उसने प्रपोज किया हुआ था, ये कहा हुआ था कि ऐसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी है, तो ये है क्या कैपिटल टी, अगर मैं पूछूं ये एक एलील है। ये दूसरा कैपिटल टी क्या है, ये एक एलील है, और एक एलील ये है, एक एलील ये है, यू नो। या फिर वैसे हो सकता है। तो अगर मैं पूछूं कि ये कैपिटल टी ये दोनों के दोनों ये है क्या, तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि ये जीन्स हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि जीन तो पेयर में होते हैं, पेयर के अंदर तो जो हर एक होता है, इसको हम आप लोग एलील कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं इनमें से सिर्फ सिंगल टी क्या है, तो फिर आपका आंसर होगा ये एलील है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल टी ये क्या है, ये जीन है। स्मॉल टी इसी तरह से ये एक जीन है, लेकिन इसके अंदर हर एक जो है वो एक एलील है, हर एक जो है ना वो फिर एक एलील है। ये बातें हम और आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, लेकिन मेंडल को इन चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था। यू नो कि जब सेल के अंदर मियासिस होता है, यानी जब रिडक्शन होती है, गेमिटोजेनेसिस होता है ना, गेमिटोजेनेसिस में, गेमिट्स की फॉर्मेशन में मियासिस होता है ना, तो मियासिस में तो एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर, तो फिर एक क्रोमोसोम इधर आएगा, एक क्रोमोसोम उधर जाएगा। तो यहां पे जो क्रोमोसोम थे जो पेयर में थे, वहां पे तो जीन्स थे, लेकिन जो यहां पे जो क्रोमोसोम की जब गेमिटोजेनेसिस में से तकसीम हुआ, तो फिर इसका एक एलील तो इधर आ गया ना, एक एलील तो इधर आ गया ना। इसका मतलब यह हुआ कि ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई हुई थी कि जो गेमीट्स होते हैं उनमें तो एलील्स होते हैं, वहां पे तो जीन्स आ ही नहीं सकते। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे साथ एक प्लांट है जो कैपिटल टी वाला है, जब इसके अंदर गेमिटोजेनेसिस होगा, गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी, तो गेमीट्स में मियासिस होता है। हम और आप लोगों ने इन बातों को पढ़ा हुआ था। मियासिस में क्रोमोसोम का जो नंबर है ना वो रिड्यूस हो जाता है, वो हाफ हो जाता है, तो एक क्रोमोसोम उधर जाएगा, एक इधर आएगा ना। तो क्रोमोसोम्स के अंदर जब रिडक्शन होती है, जब ये तकसीम होते हैं, तो क्रोमोसोम के ऊपर तो एलील होते हैं ना, वहां पे जीन्स तो नहीं होते ना। इसका मतलब कि एक एलील इधर आएगा, एक एलील इधर आएगा। तो जो मेंडल था, इसने इस बात को भी इनडायरेक्टली कहा हुआ था कि जब गेमिटोजेनेसिस होता है, तो गेमिटोजेनेसिस में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, और जो एक एनिमल होता है उनका जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, वहां पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब गेमीट्स बनते हैं तो गेमीट्स के अंदर हर के जीन्स नहीं होते, उनके अंदर फिर ये एलील प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारे साथ बन गए हैं, ये गेमिटोजेनेसिस है, ये मियासिस है। ये उसने डायरेक्ट ये बात नहीं कही हुई थी, इनडायरेक्टली उसने इशारा दिया हुआ था, और वाकई में आखिर में फिर साबित भी हुआ। तो याद रख ले, कहीं ये बात भी पूछी गई कि गेमीट्स या गेमिटोजेनेसिस में जो क्रोमोसोम का जो नंबर है या जो जीन्स और एलील का जो कॉन्सेप्ट है जो हाफ हो जाता है, ये किसने सबसे पहले प्रपोज किया हुआ था? कोर्स के अंदर इन्होंने बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है, ये भी मेंडल था। तो अगर मैं पूछूं कि ये क्या है, ये कैपिटल टी, तो आपका आंसर जीन, स्मॉल टी जीन। लेकिन इनमें से हर एक तो फिर वो एलील। तो फिर यहां पे जो उसने इस तरह का लाइन लगाता था, इसका मतलब यह है कि इस एक डिप्लॉयड सेल के अंदर गेमिटोजेनेसिस हुआ, गेमीट्स बने, तो क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हुआ, हाफ हुआ। तो अगर क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होगा तो एक जीन का नंबर भी फिर रिड्यूस होगा ना, हाफ होगा ना, क्योंकि हम और आप लोगों ने इस बात को तो पढ़ा हुआ था क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर भी। तो फिर एक एलील इधर पे आ जाएगा, एक एलील इधर पे आ जाएगा।
तो मेंडल का तरीकाकार ये था कि जो गेमीट्स होते थे ना, इसको वो इनसर्कल करता था, गोल करता था। और इसको अगर आप लोग इनके पेपर में भी देख ले, टेक्स्ट बुक के अंदर भी अगर आप लोग इसको देख ले, तो जिस चीज को उसने इनसर्कल किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये गेमीट्स हैं। तो हम और आप लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि जो मेल्स थे उनके गेमीट्स के साथ ऐसे टेल बनाता था, स्पर्म की तरह उसकी लुक होती थी, लेकिन जो फीमेल होते थे वहां पे वो प्लस का सिंबल लगाता था। ये फीमेल वाले गेमीट्स ये ओम वगैरह हुआ करते थे। पर इतने डिटेल में हम और आप लोग नहीं जाएंगे, इनकी हम और आप लोगों को जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि कैपिटल टी है क्या। ये दोनों के दोनों आपका आंसर अभी से जीन, लेकिन बार बार बता रहा हूं, मेंडल को इनके बारे में पता नहीं था कि ये जीन होते हैं। इवन इतना तक पता नहीं था, आप लोगों ने बात पढ़ी होगी कि वो जीन को कहता था कि ये फैक्टर है, ये एलिमेंट है, ये यूनिट है, ये डिटर्मिनेंट है। 4 नाम उसने इसके लिए यूज किए हुए थे। इसको इतना तक पता नहीं था कि जीन्स होते हैं। ये तो हम और आप लोगों ने चूंकि क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर के अंदर ये बात पढ़ी हुई है, तब जाके हम और आप लोगों को ये बात का पता चल गया। और वाकई में ऐसा था भी, और वाकई में फिर ये बात प्रूव भी हो गई। तब जाके तो मेंडल को लोग फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, कि उसने जो कुछ प्रपोज किया हुआ था, क्या हुआ था, वो सारा कुछ वाकई में ऐसा प्रूव भी हुआ। सो यू नो कि जब गेमीट्स बन जाते हैं तो फिर गेमीट्स आपस में मिलते हैं, फिर जाइगोट बनता है। तो पॉसिबिलिटी तो है ना कि ये वाला गेमीट इसके साथ मिल जाए। तो अगर ये हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। बात तो हो सकती है ना कि ये वाला इनके साथ मिल जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। पॉसिबिलिटी तो है ना कि ये वाला इनके साथ मिल जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। पॉसिबिलिटी तो है ना कि ये वाला इनके साथ मिल जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको फिर वो कहता था F1। F मीन्स फिलीलियल। फिलीलियल मीन्स जो बच्चे होते हैं, जो जनरेशन होता है। सो F1 मीन्स फर्स्ट जनरेशन, यानी ये इनके पेरेंट्स हुए, ये इसका F1 हुआ, फर्स्ट जनरेशन हुआ। लेकिन कहीं अगर आप लोगों से पूछा गया कि जो मानो हाइब्रिड क्रॉस होता है, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेस्ट होता है, या फर्स्ट लॉ होता है, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, इसमें हम कैरेक्टर कितने लेते हैं? बड़ा आसान, 1। ट्रेड्स कितने होते हैं? 2। बड़ी आसान बात है। उन ट्रेड में से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, आप लोगों को फिर पता होना चाहिए। लेकिन जो डोमिनेंट और जो रिसेसिव है, तो हर एक एनिमल के अंदर, यानी हर एक प्लांट के अंदर कितने गेमिट्स बनते हैं? 2। कितने गेमिट्स बनते हैं? 2। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। पर कहीं पूछा गया कि इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट में, या मानो हाइब्रिड क्रॉस में, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो हम एक कैरेक्टर लेते हैं, तो उन 2 प्लांट्स के अंदर टोटल कितने गेमिट्स बनते हैं? 4। तो ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन फिर हम और आप लोग, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा वहां पे भी हम इसको देखेंगे, वहां पे गेमीट्स का नंबर कितना होगा, वहां पे F1 में फिर हमारे साथ कितने ऑफस्प्रिंग बनते हैं, और फिर हम और आप लोग देखेंगे। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, आप लोगों से ये बात पूछी जा सकती है। लेकिन अगर आप लोग F1 में देख ले तो कितने हमारे साथ ऑफस्प्रिंग में, फिलियल में हमारे साथ ऑफस्प्रिंग्स बन गए हैं? 1 2 3 4। इसका मतलब कि F1 में हमारे साथ 4 प्लांट्स बनेंगे। F1 में जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा वहां पे नंबर कुछ और हो जाएगा। ये बातें पूछते हैं आमतौर पे। तो अगर आप लोग इस F1 में देख ले, तो अगर मैं पूछूं कि ये प्लांट कैसे है, तो फिर तो ये टाल है ना। अगर मैं पूछूं ये कैसा है, तो फिर ये भी टाल है ना। अगर मैं पूछूं ये वाला कैसा है, ये भी टाल है ना। अगर मैं पूछूं ये वाला कैसा है, तो टाल है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो F1 है, इनमें 100% प्लांट जो है वो हमारे साथ टाल आ रहे हैं। तो मेंडल ने कहा कि ऐसा ट्रेट, मैं यहां पे मार्कर का निशान डाल रहा हूं, टाल, ऐसा ट्रेट, ये तो एक ट्रेट है ना, जो पेरेंट्स के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है, पेरेंट्स के अंदर टाल है। लेकिन अगर आप लोग इस ट्रेट को देख ले, तो वो F1 में कितने रेशो के हिसाब से एक्सप्रेस हो रहा है। 100% जो आपके F1 है वो सारे के सारे टाल है। तो उसने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि ऐसा ट्रेट जो पेरेंट्स में हो, लेकिन F1 के अंदर 100% एक्सप्रेस हो जाए, इसका डोमिनेंट। तो आप लोगों से MCQ में ये बात पूछी जा सकती है, टेक्निकल सेंटेंस आप लोगों को दिया जाएगा कि इस किस्म का ट्रेट जो F1 के अंदर प्रेजेंट हो, अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉज, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, अगर पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट हो और F1 में वो 100% आपको एक्सप्रेस हो जाए, डिक्लेयर हो जाए, तो उस स्टेट को फिर हम और आप लोग क्या कहेंगे? डोमिनेंट कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे, और ऑप्शन आप लोगों को दी जाएंगे। यू शुड नो के पीरियड डोमिनेंट होता है। लेकिन अगर मेंडल के लॉस के मुताबिक हम और आप लोग रिसेसिव की डिफिनेशन कर ले, तो रिसेसिव का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ट्रेट में बाकायदा तौर पे मार्कर क्या है वहां पे डाल रहा हूं, ड्वार्फ ट्रेट है,
पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप लोग इसको F1 के अंदर देख ले, वो 100% हमारा डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है। तो उसने कहा कि ऐसा ट्रेड जो पेरेंट्स के अंदर हो लेकिन F1 के अंदर 100% गायब हो जाए, इस कॉल्ड रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव की डिफिनीशन इस F1 के लिहाज से क्या हुआ, यू शुड नो। ये सेंटेंसेस आप लोगों को याद होने चाहिए हर सूरत में। तो ये मेंडल ऐसे करता था, जो डोमिनेंट होता था इसको फिर आमतौर पे कैपिटल लिखवाता था, जो रिसेसिव होता था इसको फिर स्मॉल लेटर से लिखवाता था। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके जहन में ये बात होती है कि क्यों वो टाल को डोमिनेंट कैपिटल टी इसको स्मॉल टी क्यों नहीं लिखवाता था। ये उसकी मर्जी नहीं थी, ये उसकी मजबूरी थी कि जो डोमिनेंट आता था उसको कैपिटल से लिखवाता था, जो रिसेसिव होता था इसको फिर स्मॉल से लिखवाता था। मेरे ख्याल में यहां तक आप लोगों को समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट वो ये है कि ये मेंडल का तरीकाकार था, मेरा नहीं था, ये मेंडल का तरीकाकार था कि F1 क्रॉस F1, यानी F1 को फिर F1 से क्रॉस करता था। ये उसका तरीका है, वारदात ही ऐसे होता था। ये हम इसको नहीं पढ़ाते हैं, ये ऐसे। तो F1 में अगर आप देख ले, ये सारे के सारे एक जैसे हैं, तो इनमें से एक मेल लेता था तो वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, एक फीमेल लेती थी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो वही बात होगी कि अगर मैं पूछूं कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, आपका आंसर जीन। अगर मैं पूछूं ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, आपका आंसर जीन। लेकिन अगर इनमें से मैं पूछूं ये सिर्फ कैपिटल टी क्या है, एलील। अगर मैं पूछूं सिर्फ स्मॉल टी क्या है तो फिर एलील। इसी तरह से अगर मैं यहां पे पूछूं सिर्फ कैपिटल टी क्या है तो ये एलील, स्मॉल टी क्या है तो एलील। तो बात तो हमारे आप लोगों की वही हो गई। तो फिर वही बात होगी कि इसमें फिर गेमेटोजेनेसिस होगा ना। अगर गेमेटोजेनेसिस होगा तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पे गेमेटोजेनेसिस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, गेमीट्स बन गए हैं। तो फिर हम और आप लोग इसको जरूर इनसर्कल करेंगे। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, ये मेंडल का तरीकाकार ऐसे था। तो फिर वही बात हो गई है स्टैटिस्टिकली कि ये कैपिटल टी इसके साथ भी मिल सकता है, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी इनके साथ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये वाला इनके साथ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये वाला इनके साथ स्मॉल टी, और इसको फिर ये कहता था F2 F2 इसको कहता था। ये बातें बड़ी आसान है, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। नेक्स्ट, अगर हम और आप लोग वैसे इस प्लान को देख ले, तो अगर मैं पूछूं ये कैसे है, तो कैपिटल टी ये टाल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये टाल है, और फिर यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी ये टाल है, लेकिन स्मॉल टी ये ड्वार्फ है। इसका मतलब है कि हमारे साथ कितने % प्लांट जो है वो टाल है, 3 टाल है ना, 1 ड्वार्फ है ना। तो इसलिए ये जो मेंडल था इस लॉ को बाज दफा कहता था 3:1, और 3 का मतलब कि 3 टाल है लेकिन फिनोटिपिकली टाल है, और 1 ड्वार्फ है लेकिन फिनोटिपिकली ड्वार्फ है। तो 3:1 भी हम इसको कहते हैं। तो बाज दफा ईटा में इन नाम में से लिखने की बजाय वो सादा अल्फाज में आप लोगों को बता देता है अकॉर्डिंग टू दी 3:1। इस तरह की बात पूछी जाएगी तो फिर कोई क्वेश्चन होगा, तो 3:1 का मतलब भी यही ला होगा। ये सारी बातें इनसे निकाली गई हैं। नेक्स्ट वो ये है कि जो 3:1 है, अगर आप लोग इसको 100% में देख लें तो जो 3 है वो तो हमारा 75 है, लेकिन जो 1 है वो तो हमारा 25 है, यानी 75:25। तो कुछ लोग इसको 75:25 भी कहते हैं। कोर्स में है नहीं लेकिन समझा रहा हूं, आप लोग को फिर पता होना चाहिए। तो इनका मतलब कुछ इस तरह से भी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाम मैं आप लोगों को मुख्तलिफ लिखवा रहा हूं ये भी फिर आप लोगों को समझ आने चाहिए। अब डोमिनेंट और रिसेसिव, इसकी हम और आप लोग एक और डिफिनेशन भी वो कर सकते हैं। वो ये कि ऐसा ट्रेट, मैं यहां पे रेड सा सिंबल डाल रहा हूं, टाल, जो F1 में 100% अपीयर हो जाए, इस कॉल्ड डोमिनेंट। लेकिन रिसेसिव की डिफिनेशन क्या है, ऐसा ट्रेट जो P के अंदर हो लेकिन F1 में 100% डिसअपियर हो जाए। यही बात हम और आप लोगों ने, इसको हम और फिर रिसेसिव कहते हैं। लेकिन मेंडल ने रिसेसिव की डिफिनेशन ऐसे नहीं की हुई थी। आप कर सकते हैं लेकिन उसने ऐसे नहीं की हुई थी। उसने कहा कि ऐसा ट्रेड जैसे यहां पे ड्वार्फ जो कि पेरेंट्स के अंदर हो, F1 में 100% डिसअपियर हो जाए, और अगर आप लोग F2 के अंदर देख ले फिर रीअपियर हुआ, इस कॉल्ड रिसेसिव। तो उसने कहा कि अगर कोई ट्रेट हो जो पेरेंट्स में हो, F1 के अंदर 100% डिसअपियर हो जाए, F2 में फिर रीअपियर हो जाए, इस कॉल्ड रिसेसिव 1। तो जो रिसेसिव की जो बेस्ट डिफिनेशन है
जो बेहतरीन एमसीक्यूज के ऊपर बन सकता है मेंडल के लॉस के मुताबिक वो ये है कि अगर कोई ट्रेड हमारे साथ ऐसे हो जो पेरेंट्स में हो, F1 के अंदर डिसअपियर हो जाए, F2 में फिर रीअपियर हो जाए, इस कॉल्ड रिसेसिव वन। तो डोमिनेंट और रिसेसिव की डिफिनीशंस क्या है लाइंस की फॉर्म में टेक्निकली, ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी है और आप लोगों को फिर पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट वो ये है कि अगर आप लोग टाल और ड्वार्फ और आप लोग इन चीजों को देख ले, ये सारा कुछ आप लोग इसमें देख ले, तो ये तो बस मेंटली जो था उसका तरीका कार यही था कि P और फिर इसके बाद F1 और F1 क्रॉस F1 फिर F2 आता था, बस ये खत्म हो जाती थी। लेकिन यहां पे मेंडल के साथ एक कंफ्यूजन थी, वो ये थी कि अगर आप लोग इस प्लांट को देख ले, कैपिटल T, यानी मैं इसको यहां पे रेड लिखवा रहा हूं, कैपिटल T, अगर आप लोग इस प्लांट को देख ले, इसमें कोई शक नहीं है, ये आप लोगों को ठाल नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहां पे कोई और प्लांट देख ले, कैपिटल T और स्मॉल t, तो ये प्लांट भी हमें ठाल आ रहा है। तो अगर आप लोग इन दोनों प्लांट्स को देख ले, फिनोटिपिकली हमें ठाल आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग इसके जीनोटाइप्स को देख ले तो इनमें फर्क है। तो मेंडल जो था वो थोड़ा कंफ्यूज था, वो इस लिहाज से कंफ्यूज था कि प्लांट है बज़ाहिर अगर आप लोग इसको देख ले, फिनोटिपिकली अगर आप लोग इसको देख ले, मॉर्फोलॉजिकली अगर आप लोग इसको देख ले, दोनों के दोनों आप लोगों को ठाल नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसके जीनोटाइप्स को देख ले तो उनमें फर्क है। तो ये मालूम करने के लिए कि इन दोनों टाल प्लांट्स में से कौन सा वाला कैपिटल टी वाला है और कौन सा वाला स्मॉल टी वाला है, यानी इसके जीनोटाइप्स कौन से वाले हैं, इसको डिटरमाइन करने के लिए वो एक टेस्ट करता था और उस टेस्ट को हम फिर कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो जरूरी है कि आप लोगों को पता हो कि ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है। कोर्स में इन्होंने आगे भी टच किया हुआ है, इधर भी इन्होंने इसको हल्का हल्का टच दिया हुआ है, हम और आप लोग इसको सही पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो टेस्ट क्रॉस है किस चीज के लिए, कम से कम ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, किसी प्लांट के फिनोटाइप को मालूम करने के लिए नहीं होता, किसी प्लांट के जीनोटाइप को मालूम करने के लिए होता है। ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए। इसके लिए वो टेस्ट क्रॉस करता था। तो इसके लिए उसका फार्मूला था, मैं यहां पे लिखवा रहा हूं P, तो P से मेरा मतलब ये है P। लेकिन अगर आप लोग P में देख ले तो कैपिटल T भी है और स्मॉल t भी है। तो इनमें से वो लेता था स्मॉल t और स्मॉल t का मतलब होमोजाइगस रिसेसिव। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिसेसिव, मैंने आप लोगों को मीनिंग समझा दी है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय होमोजाइगस मीन जो एक जैसे हो, स्मॉल t। अगर ये कैपिटल T स्मॉल t तो ये होमोजाइगस नहीं, ये फिर हेटेरोजाइगस है, इसको वो नहीं लेता था, P लेता था। यानी पेरेंटल वाला F1 या F2 नहीं लेता था, P लेता था। इसका फार्मूला यही है। लेकिन कौन सा वाला, होमोजाइगस रिसेसिव वाला, मैं यहां पे फिर इसको इनसर्कल कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये कौन सा वाला था। ये वाला इसको लेता था क्रॉस। कौन सा वाला, F2, F1 नहीं F2। तो F2 में जो मसला है वो तो इन दो में है ना, कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t वाले के ऊपर तो आप लोग टेस्ट क्रॉस अप्लाई नहीं कर सकते ना, जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो ड्वार्फ है ना, जो ड्वार्फ है वो तो स्मॉल t है। मसला तो असल में इन टाल के अंदर है, एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस है। तो फिनोटिपिकली आप लोगों को दोनों टाल नजर आ रहे हैं, लेकिन जीनोटाइप्स में तो फर्क है ना। तो इसके ऊपर वो टेस्ट क्रॉस लगाता था, स्मॉल t के ऊपर टेस्ट क्रॉस की जरूरत नहीं होती थी। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो फिर क्या करता था कि अगर आप लोग P में होमोजाइगस रिसेसिव में अगर आप लोग ले लें तो स्मॉल t और क्रॉस F2 का कौन सा प्लांट, ये वाला या ये वाला। तो फॉर एग्जांपल वो इसको लेता था कैपिटल T और कैपिटल T। फॉर एग्जांपल हम ये पहला केस हम और आप लोग इसको स्टडी कर रहे हैं कि क्या ये जो हमारा प्लांट है, ये जो टाल है ये वाला है। तो फिर इसको लेता था, यानी इस प्लांट को वो लेता था और इसको फिर क्रॉस करता था, किसके साथ, इस पेरेंट्स के साथ। जब इसको करा तो वही बात है कि फिर गेमेटोजेनेसिस होगा स्मॉल t और फिर यहां पे गेमेटोजेनेसिस होगा कैपिटल T, गेमीट्स बन गए हैं। फिर हम और आप लोग इसको इनसर्कल कर लेंगे। तो फिर वही बात हो गई, ये इनके साथ तो कैपिटल T स्मॉल t, ये वाला इनके साथ कैपिटल T स्मॉल t, ये वाला इनके साथ कैपिटल T स्मॉल t और ये वाला इनके साथ कैपिटल T स्मॉल t। तो अगर मैं पूछूं हमारे साथ 100% प्लांट्स कैसे आ गए हैं, तो हमारे साथ जो 100% प्लांट्स हैं वो तो हमारे साथ टाल आ गए हैं। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। अब इसी के साथ हम और आप लोग वो दूसरा केस भी स्टडी कर लेते हैं, टेस्ट क्रॉस वाला। ये नहीं, ये वाला है। तो इसके लिए फिर फार्मूला क्या है, वही बात है, टेस्ट क्रॉस P होमोजाइगस रिसेसिव, वो तो हमारे साथ स्मॉल t है।
लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इसकी बजाय हम और आप लोग ये वाला प्लांट इनके साथ क्रॉस कर ले, यानी ये वाला प्लांट हम और आप लोग के साथ क्रॉस कर ले, तो फिर हमारे साथ ये बात ऐसी बन जाएगी ना कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। और अगर आप लोग इसको कर ले तो फिर इनमें फिर गेमेटोजेनेसिस होगा, तो फिर स्मॉल टी और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी गेमीट से, तो फिर हम और आप लोग इनको इंसर्कल कर लेंगे। तो फिर वही बात हो गई, ये इनके साथ तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला इनके साथ तो फिर स्मॉल टी और ये वाला इनके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी और ये वाला इनके साथ तो स्मॉल टी। तो अगर इनमें पूछिए ये प्लांट कैसे होगा टाल, ये स्मॉल टी वाला ड्वार्फ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टाल, ये स्मॉल टी वाला ड्वार्फ, तो अगर मैं पूछिए इसमें टाल कितने हैं, तो हमारे साथ जो 50% प्लांट्स आ रहे हैं ना, हमारे साथ जो 50% प्लांट्स आ रहे हैं वो हमारे साथ टाल बन रहे हैं। तो उसने बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने बात इस तरह से कही कि अगर आप लोग टेस्ट क्रॉस कर ले और टेस्ट क्रॉस में अगर आपके साथ 100% प्लांट पेरेंट्स की तरह आ जाए, यानी अगर आप लोग देख ले ये 100% प्लांट्स टाल की तरह है, तो उसने कहा कि जो हमारा प्लांट होगा ना ये फिर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। होमोजाइगस डोमिनेंट से मेरा मतलब ये है ये प्योर होगा, कैपिटल टी ये प्योर है, दोनों जो एलील्स है ना वो डोमिनेंट है। लेकिन अगर आपके साथ जो रेशो है वो जो ऑफस्प्रिंग बन गए हैं उनमें से 50% पेरेंट्स की तरह है, यानी 50% इसकी तरह है, जबकि जो और 50% है वो उसकी तरह है, होमोजाइगस रिसेसिव की तरह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्लांट है जिसको आप लोगों ने लिया हुआ था ये प्योर नहीं है, ये होमोजाइगस नहीं है। और अगर प्योर नहीं है तो कैपिटल टी स्मॉल टी फिर तो हाइब्रिड हुआ ना। तो टेस्ट क्रॉस का फायदा क्या हुआ? टेस्ट क्रॉस का फायदा यह हुआ कि आपको प्लांट के प्योरिटी के बारे में पता चल जाता है, जीनोटाइप्स के बारे में आप लोगों को पता चल जाता है कि प्लांट हमारा कितना प्योर है। तब जाके चूंकि टेस्ट क्रॉस आपको किसी प्लांट के बारे में प्योरिटी के बारे में आप लोगों को बताता है, तब जाके अगर आप लोग अपने बुक में भी देख ले तो उसने इस लॉ को एक और नाम भी दिया हुआ है और वो है लॉ ऑफ प्योरिटी। एंड वाई लॉ ऑफ प्योरिटी आप लोगों को समझ आनी चाहिए, क्योंकि हम और आप लोग इसे प्योरिटी को डिटरमाइन करते हैं कि प्लांट हमारा कितना प्योर है। लेकिन याद रखिए जो टेस्ट क्रॉस है ये जो प्योरिटी आपको बताता है ये जीनोटाइप्स है, ये फिनोटाइप्स के बारे में आप लोगों को नहीं बताता। फिनोटाइप्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस है, ऑलरेडी डिस्क्राइब है। तो ये जो लॉ ऑफ प्योरिटी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये भी इसी ही लॉ का कोई एक और नेम है, कोर्स में है, लिखा हुआ है, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। बाद दफा ये लॉ ऑफ प्योरिटी का लफ्ज भी लिखवाते हैं तो भी आप लोगों को पता हो कि इसी के बारे में है। तो कहीं पूछा गया कि अगर हम टेस्ट क्रॉस कर लें और टेस्ट क्रॉस में जो आपके साथ ऑफस्प्रिंग्स आ गए हैं वो 100% पेरेंट्स की तरह हो, तो फिर आपका जो प्लांट होगा वो कौन सा वाला होगा? तो फिर वो प्योर होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, या अगर वहां पे उसने जीनोटाइप्स लिखे हुए हैं तो इसको फिर आप लोग देख लेंगे कि कौन सा वाला कैपिटल टी कैपिटल वाला है, तो वो वाला आपका ऑप्शन होगा। जरूरी नहीं है कि बार बार बता रहा हूं कि ये प्लांट का साइज हो, कलर दिया जा सकता है, तो वहां पे कैपिटल आर वाला फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। या कहीं पूछा गया कि अगर हम टेस्ट क्रॉस कर लें और टेस्ट क्रॉस में जो आपके साथ ऑफस्प्रिंग्स आ गए हैं उनमें 50% उसके पेरेंट्स की तरह थे, 50%, तो फिर आपका जो प्लांट है वो कौन सा वाला होगा? प्योर होगा, हाइब्रिड होगा, कोई और अल्फाज होंगे, फिर आपको पता होना चाहिए कि फिर ये हाइब्रिड होगा। इसका मतलब कि 100 और 50% के ये अल्फाज को आप लोग देखेंगे, फिर आप लोग डिटरमाइन करेंगे कि ये कौन सा वाला है और कौन सा वाला नहीं है। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि जो फर्स्ट लॉ है, टेक्निकल है, सब लॉ का बेस यही है। इस लॉ के आप लोगों के ऊपर किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं ये फिर आप लोगों को समझ आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।